नमस्कार बच्चों, आपको कौन से खाद्य पदार्थ सबसे ज्यादा पसंद है? पेस्ट्री, पिज़्ज़ा, फ्रेंच फ्राइज, पास्ता, आइसक्रीम और भी बहुत सारे अन्य। आप अपने पसंदीदा भोजन को देखकर कैसा महसूस करते हैं? यह मुंह में पानी लाने वाला क्या है? कौन सी चीज आपको एक विशिष्ट खाद्य पदार्थ चुनने के लिए प्रेरित करती है? इसका रंग, उपस्थिति, गंध, स्वाद क्या नहीं? मैं बिंदु हूँ। कक्षा 10वीं जीव विज्ञान के पाठ में जीवन प्रक्रियाओं में समन्वय से पाचन प्रक्रिया में समन्वय विषय पर सीखने के लिए आपका स्वागत है। मानव शरीर एक अद्भुत मशीन है और एक अधिक जटिल संरचना है। विभिन्न जीवन प्रक्रियाएं जैसे श्वसन, पाचन, रक्त परिसरण, उत्सर्जन, तंत्रिका तंत्र आदि हमारे शरीर में अंतर्निहित होते हैं। इन प्रणालियों द्वारा अपने विशिष्ट कार्यों को समन्वित तरीके से किया जाता है। पाचन की प्रक्रिया बहुत ही रोचक है और जटिल चरणों के साथ काम करती है और उत्कृष्ट एकीकरण के साथ मिलकर काम करती है। सीखने के परिणाम। इस विषय का अध्ययन करने के बाद आप निम्नलिखित के बारे में जानेंगे। भूख की अनुभूति, गंध और स्वाद की भूमिका, पाचन की प्रक्रिया में दांत और मुंह की भूमिका, पाचन की प्रक्रिया में लार की भूमिका। मुख्य शब्द: ग्रेलिन, लेप्टिन, गंध संबंधी, स्वाद संबंधी, रसायन ग्राही। मस्सा, चर्वण, चबाना, भोजन का गोला। आइए पाचन प्रक्रिया में समन्वय पर अवधारणा मानचित्र देखें। पाचन तंत्र के उन हिस्सों का स्मरण कीजिए जो पाचन प्रक्रिया में शामिल होते हैं। भोजन को विभिन्न चरणों में तोड़ा जाता है। प्रत्येक प्रक्रिया दूसरों पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, भूख महसूस करने से लेकर भोजन के उपयोग तक पाचन तंत्र परस्पर जुड़ी प्रक्रियाओं को दर्शाता है। भूख महसूस करने का एक प्रमुख कारण रक्त परिसंचरण के शारीरिक विज्ञान में निहित है। विभिन्न पदार्थों के स्तर आमतौर पर रक्त में बनाए रखे जाते हैं। इनमें से एक प्रमुख पदार्थ ग्लूकोज है। जब रक्त में ग्लूकोज का स्तर गिरता है तो हमें पेट में भूख लगती है। यह फिर से एक श्रृंखला के प्रोटीन और हार्मोन जैसे कि ग्रेलिन के उत्पादन से जुड़ा होता है। हार्मोन ग्रेलिन का स्राव तब होता है जब पेट खाली होता है। ग्रेलिन पेट की दीवार में कुछ कोशिकाओं से स्रावित होता है। भूख के कारण पेट में भूख के संकेतों के कारण भूख की जकड़न या भूख की पीड़ा शुरू होती है। इन संकेतों को इस हार्मोन के स्राव के कारण ये पेट से मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है। अग्र मस्तिष्क में आंतर अग्र मस्तिष्क और 10वीं कपाल तांत्रिका या वेगस तांत्रिका इन संकेतों को मस्तिष्क तक ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका
निभाते हैं। भूख की पीड़ा 30 से 40 मिनट तक जारी होती है। ग्रेलिन के स्तर में वृद्धि के से भूख की अनुभूति और भोजन का सेवन करने की प्रेरणा होती है। जब आपको लगता है कि आपका पेट भरा हुआ है और भोजन की कोई और आवश्यकता नहीं है, तो भूख को दबाने के लिए एक और हार्मोन लेपिन स्रावित होता है। आमतौर पर हम एक निश्चित समय पर भोजन लेते हैं। हर दिन हम आमतौर पर एक ही समय पर भूख महसूस करते हैं। आपने अपने स्कूल में दोपहर के भोजन के समय इसे अनुभव करा होगा। भूख महसूस करने से भोजन का सेवन होता है। कभी कभी बासी भोजन को अजीब गंध या अस्वादिष्ट स्वाद के कारण सेवन से पहले ही अस्वीकार कर दिया जाता है। स्वाद और गंध में घनिष्ठ संबंध है। यह घनिष्ठ संबंध भोजन के स्वाद की धारणा में सबसे स्पष्ट है। गंभीर खांसी और सर्दी वाला कोई भी व्यक्ति कुछ खाद्य पदार्थों के स्वाद में अंतर नहीं बता सकते हैं। वास्तव में स्वाद और गंध के संयोजन से भोजन का स्वाद प्रभावित होता है। स्वाद उन रसायनों को अलग करने पर निर्भर करता है जो मीठे, नमकीन, खट्टे, कड़वे या उमामी स्वाद लेते हैं। हालांकि स्वाद और गंध के बीच संबंध हमारे भोजन की धारणा को बढ़ाते हैं। स्वाद के अनुभव करने के लिए यह लार में घुलना चाहिए। हम केवल तरल रूप से भोजन का स्वाद ले सकते हैं। जीभ पर विभिन्न प्रकार की स्वाद कालिकाएं मौजूद होती हैं। जीभ पर विभिन्न प्रकार के मस्सा या स्वाद कालिकाएं अलग अलग स्वाद के लिए काम करती हैं। घुला हुआ भोजन स्वाद कालिकाओं की तरह कप में प्रवेश करता है और फिर स्वाद की भावना को विश्लेषण के लिए मस्तिष्क में ले जाया जाता है। तभी खाद्य सामग्री का स्वाद जाना जाता है। हवा में मौजूद पदार्थों की गंध नाक के श्लेष्मा झिल्ली के पानी के फिल्म में घुल जाता है। रसायन ग्राही नाक में रसायन ग्राही को गंध संबंधी ग्राही कहा जाता है। ये मस्तिष्क को तंत्रिका आवेगों के रूप में संकेत को प्रेरित करते हैं, जहाँ गंध का पता लगाया जाता है। इसी तरह जब हम भोजन को अपने मुंह में लेते हैं तो स्वाद कालिकाएं मस्तिष्क को संकेत भेजती है। गंध में थोड़े से अंतर को पकड़कर हमारे मस्तिष्क में भोजन के स्वाद की पहचान की जाती है। कभी कभी इमली, नींबू, आम आदि खाद्य पदार्थों का नाम सुनते ही मुंह में पानी आने लगता है। हम आमतौर पर उस भोजन को पसंद करते हैं जो आँखों के लिए आकर्षक है और नाक को सुगंधित लगता है, तो हम इसका स्वाद लेते हैं। इसलिए जब हम भोजन करते हैं तो हमारी जानकारी के बिना हम भोजन का चयन करने के लिए अपनी दृष्टि, नाक और जीभ का उपयोग करते हैं। रूसी वैज्ञानिक पावलोव ने प्रयोग किया और पाया कि भोजन का विचार भी मुंह में पानी ला सकता है। इन्हें अनुबंधित प्रक्रिया कहा जाता है। कक्षा 9 के जंतु के व्यवहार अध्याय में पावलोव प्रयोग का स्मरण कीजिए। कुछ खाद्य पदार्थ गर्म होने पर स्वादिष्ट होते हैं और अन्य को ठंडा होने पर पसंद किया जाता है। स्वाद जीभ और तालू से जुड़ा हुआ है। आइए जानते हैं कि मुंह के विभिन्न भागों की भूमिका क्या है, जो हमें स्वाद का अनुभव करने में मदद करते हैं। हम जानते हैं कि जब जीभ को तालू के खिलाफ दबाया जाता है तो स्वाद को आसानी से पहचाना
जा सकता है। जीभ संवेदनशील कार्य करती है और इसमें स्वाद कालिकाएं होती हैं। ये स्वाद कालिकाएं छोटे पैपिला होते हैं जिनके ऊपर एक छिलका होता है। इन स्वाद के बुडबुडों में कई स्वाद संवेदनशील कोशिकाएं होती हैं। जीभ पर रखा गया कोई भी खाद्य पदार्थ मुंह में लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित लार में घुल जाता है। जब जीभ को स्वाद के बुडबुडों के मुंह तक पहुंचाने वाले तालू के खिलाफ दबाया जाता है तो स्वाद कोशिकाएं स्वाद संकेतों को प्रेरित करती है। अंत में मस्तिष्क में स्वाद की पहचान की जाती है। आइए इस फ्लो चार्ट में मस्तिष्क द्वारा स्वाद की पहचान के मार्ग का प्रेक्षण करें। हम जानते हैं कि कुचल हुआ पदार्थ किसी भी ठोस पदार्थ से बेहतर घुलता है। यह भोजन के यांत्रिक कुचलने के महत्व पर बल देता है। पाचन में सहायता करने वाले पदार्थों की कार्रवाई के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाने के लिए मुंह में भोजन को छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ता है। दांत खाद्य सामग्री को चबाने में मदद करते हैं और दांत विभिन्न भूमिकाओं के साथ विभिन्न प्रकार के होते हैं। दांत सूत्र 4 प्रकार के दांतों की व्यवस्था की व्याख्या करता है। कैंची में तेज किनारा होता है। कैनाइन में तेज और नुकीले किनारे होते हैं, जबकि ढाड और प्रीमोलार में धुंधले और लगभग सपाट सतह होते हैं। मुंह की गोलाकार मांसपेशियां भोजन को मुंह के अंदर में ढकेलने और चारों ओर से घुलाने में मदद करते हैं। भोजन को सीधे निगला नहीं जा सकता है। दांत इसे पिसते हैं, चबाते हैं और इसे काटते हैं। इस प्रक्रिया को चर्वण कहा जाता है। इस उद्देश्य के लिए जबड़े की सतह की मांसपेशियां काटने और चबाने की प्रक्रियाओं में मदद करती है। भोजन चबाने के दौरान जबड़ा ऊपर, नीचे, आगे और पीछे चलता है। दांत काटने और पिसने में मदद करते हैं, जबकि जीभ का गति समान रूप से भोजन को फैलाता है और इसे लार के साथ मिलाने में मदद करती है। मुंह की मांसपेशियां भोजन को मुंह के अंदर धकेलते हैं और उसे चारों ओर ले जाते हैं। पांचवें कपाल तंत्रिका को जबड़े में मांसपेशियों की गति को नियंत्रित करने के लिए पाया गया है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की क्रिया 3 जोड़ी लार ग्रंथियों को लार स्रावित करने की अनुमति देती है। यह भोजन को चबाने और निगलने को आसान बनाने के लिए काम करता है। चबाने के परिणाम स्वरूप भोजन एक गोल द्रव्यमान में बनता है, जिसे बोलस कहा जाता है। जीभ की मदद से निगलने से बोलस को अन्न प्रणाली में ले जाया जाता है। लार में किण्वक लार एमिलेज स्टार्च के कणों को शर्करा में तोड़ा जाता है। निगलने की क्रिया भी तंत्रिका समन्वय के अधीन है। यह मस्तिष्क के तंत्रिका या मज्जा, मेरुरज्जु शीर्ष और अन्य द्वारा नियंत्रित किया जाता है। चबाने के दौरान भोजन का आकार निगलने के लिए सुविधाजनक हो जाता है। आप जानते हैं कि 7 से नीचे पीएच अम्लीय है, पीएच 7 तटस्थ है और 7 से परे क्षारीय है। लार क्षारीय होता है और लार एमिलेज किण्वक की क्रिया में सहायता करता है। पाचन तंत्र दिन में समय सक्रिय रहता है और पाचन के लिए भोजन प्राप्त करने केवल तैयार रहता है।
यदि हम दिन के समय सोते हैं तो लार निकलता है और हम प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर लार का स्राव करते हैं। आइए जानते हैं कि भोजन अन्न प्रणाली से पेट तक कैसे जाता है और अगले वीडियो में यह प्रक्रिया कैसे होती है। तब तक बने रहें। याद रखने योग्य बातें। मानव पाचन तंत्र में मांसपेशियां और तंत्रिका तंत्र दोनों शामिल हैं। पेट में हार्मोन ग्रेलिन भूख उत्पन्न करने वाली संवेदनाओं के लिए जिम्मेदार है और लेप्टिन भूख को दबाने के लिए स्रावित होता है। स्वाद और गंध निकटता से संबंधित हैं और नाक और जीभ में मौजूद रसायनग्रही संकेतों को प्रेरित करते हैं और उन्हें मस्तिष्क तक ले जाते हैं। स्रावित लार एक क्षारीय माध्यम बनाए रखता है जो स्टार्च के पाचन में सहायता करता है।